नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर, आप कृपया 26 नंबर का श्लोक पढ़ देंगे। जी 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 वैद्य, धन्यवाद, ग्रंथि थैंक यू। भेदन। सभी वैद्यों को प्रणाम, नमस्कार। प्रातःकाल के सत्र में ग्रंथि भेदन। दंती चित्रक मूलत्वक साधकर्पयसी गुडु गुडः भल्लातकास्थि काशीसं लेपो भिन्दाक्षिल्लामपि बहिर्मागास मार्गाश्रितं ग्रंथि किं पुनम कफ संभवम दीर्घकालासितं ग्रंथि ग्रंथि में भी विंध्याश्च वैसजेह। दंती चित्रक मूल की छाल, सुही का दूध, आग का दूध, गुड़, भिलावा, कासीस, इनका लेप तो शिला को भी तोड़ देता है। फिर कफजन्य बहिर्मार्ग में आश्रित ग्रंथि को तो अवश्य ही तोड़ देगा। चिरकाल स्थित ग्रंथि का इन पूर्वोक्त औषधियों से भेदन करें। जी वैद्य जी। जी, थैंक यू सर। प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें कितना बढ़िया बताया है। ये ग्रंथि का भेदन का जो दवाई है, हर तरह की ग्रंथि को भेदन करता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए। सार्कोमा, लाइपोमा, फाइब्रोएडिनोमा, क्योंकि ये सारे द्रव्य जो हैं ये क्षारीय द्रव्य हैं और ये भेदन करने वाले द्रव्य हैं। इसका प्रयोग हम लोग हर तरह के जहां पर भी ग्रंथियों का भेदन करना होता है, यहाँ तक कि कैंसर के सेल्स में भी हमें जहां भेदन करना होता है, वहां पर भी इसका प्रयोग करके हमारे सर लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें देखिए कितना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है। दंती है, चित्रक मूल की छाल है, स्नुही का दूध है, अर्क का दूध है, गुड़ है, भल्लातक है, काशी से इनका लेप को लगाना है। तो बोला है शिला को भी तोड़ देता है, मतलब पत्थर है ना उसको भी तोड़ देता है। तो फिर ऐसा उपमा दिया है, एग्जाम्पल दिया है। तो ये कफजन्य बहिर्मार्ग में आश्रित ग्रंथि को तो अवश्य ही तोड़ देगा। चिरकाल स्थित ग्रंथि का भी इन पूर्वोक्त औषधियों से भेदन करने के लिए बोला गया है। और आप लोग भी इसका प्रयोग करिए। आपके पास जब भी ऐसे पेशेंट आते हैं जहां ग्रंथि है, तो इसको लेप लगाने से अच्छा हो जाता है। इसकी टीका पढ़ना है। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। यहाँ पे बहुत खट खुट आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट किया। 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर प्रज्ञा डोरे मैम, आप पढ़ेंगी टीका 26 27 का। आप केवल श्लोक पढ़िए, मैं अर्थ बता दूंगा। देखिए, अनम्यूट कर पा रही हैं क्या प्रज्ञा मैम? आप शायद ड्राइव कर रही हैं। कोई और पढ़िए। मनीषा मैम, सीमा मैम, कोई पढ़िए। विनीता मैम, महेंद्र जी, सर पढ़िए। प्रणाम हाँ सर। जी, पढ़िए पढ़िए। दन्त्यादि द्रव्यलेपै शिलाम् अपि भिन्द्यात् किम उत कफज बाह्य मार्गास्थितं ग्रंथि लेपो न भिन्द्यात् चिरकाल अवस्थितं ग्रंथि एव एव पूर्वोक्त औषधि भिन्द्यात्। धन्यवाद सर। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि दंत्यादि द्रव्य लेप शिलाम अपि भिन्द्यात्, मतलब दंती आदि द्रव्य का लेप लगाते हैं
तो शिला मतलब पत्थर, उसको भी ये भेद देता है, तोड़ देता है। किमुत कफज बाह्य मार्गाश्रित ग्रंथि भेदो न विंध्यात। तो क्यों नहीं ये कफज बाह्य मार्गाश्रित ग्रंथि को लेप से ये क्यों नहीं तोड़ेगा? जब ये पत्थर को तोड़ दे रहा है ये लेप, तो बाह्य मार्गाश्रित ग्रंथि को भी भेद देगा। और जो चिरकाल अवस्थित ग्रंथि हैं उनको भी ये जरूर भेद देता है। पूर्व उक्त औषधि जो बताई है वो सारा चीज भेद देता है। बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू सर। शुद्ध आपका उच्चारण है। 28, 29, 30, 31 इसको संथा देके कौन पढ़ेगा? ट्यून में पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सविता पेठे मैम आप बोलिए, और सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। ग्रंथि भेदन का उपाय। मूलकानां कुलत्थानां यूषै सक्षारदाडिमैः मूलकानां कुलस्यानां विशेषकारदायिनैः गोधूमान्नैर्यवान्नैः दुषाकरैः सॉरी सर गोधूमान्नैर्यवान्नैः वा ससिधु मधुशार्करैः गोधूमानेर्वानेर्वा ससीधुमधुशार्करैः सक्षद्रैर्वारुणिमण्डैः मातुलुङ्गरसान्वितैः सत्सुन्दरवारुणिमण्डैः त्रिफलाया प्रयोगैश्च पिप्पल्या क्षौद्रसंयुतैः त्रिफलायाः प्रयोगस्तल्यसंयुतेः देवदारुगुडुश्चोश्च प्रयोगै गिरिजस्य च मुस्तभल्लातसक्तूनां प्रयोगै माक्षिकस्य च धूमैर्विरेकैः शिरसः पूर्वोक्तैः कुल्ममेदनैः तप्तायो हेमलवण पाषाणादि प्रपीडनैः मूली और कुलत्ती के यूशों में यवक्षार अनारदाना मिलाकर इनके साथ गेहूं का या जौ का भोजन करे। सिधु, मधु, शर्करा के बने शरबत, मधु, वारुणी मंड, इनमें गलगल का रस मिलाकर पिए। त्रिफला के प्रयोग से रसायन अध्याय 39 में दिखाए। पिप्पली के प्रयोग से मधु के साथ देवदारू और गिलोय को खाने से, शिलाजतु के प्रयोग से मुस्ता सत्तू, इसका प्रयोग अध्याय 18 50वां श्लोक में बताया गया है। बिलावा के प्रयोग से, स्वर्णमाक्षिक के उपयोग से, धूमपान, शिरोविरेचन, गुल्म में पहले कहे भेदक प्रयोगों से, गरम लोह, हेम, लवण, पत्थर आदि के दबाव से दीर्घ काल स्थित ग्रंथि का भेदन करे। गुल्म में पूर्वोक्त विमार्गज पदादशैः अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 14वां अध्याय 86 श्लोक में बताया गया है, इनसे भेदन करे। जी, तो देखिए इन्होंने इंटरनली भी क्या क्या खाने के लिए बोला है और एक्सटर्नली भी क्या क्या बोला है, और बहुत ही ये कारगर है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सब नेचुरल चीजें हैं। तो इन्होंने बोला है कि मूली और कुल्थी के युष बनाना है, उसमें यवक क्षार डाल के देना है। अब ये ग्रंथि विसर्प है, अंदर गांठ गांठ हो गई है। हमारे जमदग्नि सर है ना, ये कैंसर ऐसे बोलते हैं, कैंसर में भी ऐसे ही रहता है, ग्रंथि विसर्प जैसे ही रहता है। तो यही चीज खाने के लिए दिया जाता है। कैंसर के पेशेंट बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मूली और कुल्थी का यूज बनाना है, मतलब कुल्थी का दाल का जो पानी रहेगा उसमें मूली डाल के बॉईल करना है, उसमें यवक क्षार डाल के पेशेंट को देना है।
अनारदाना मिलाकर इनके साथ गेहूं या जौ का भोजन करना है। फिर सिद्धू, मधु, शर्करा से बने हुए शरबत, फिर मधु, वारुणी मंड, इनमें गलगल का रस मिलाकर पीना है। त्रिफला के प्रयोगों से रसायन अध्याय में जो बताया है, त्रिफला रसायन वो देना है। पिप्पली का प्रयोग करना है। मधु के साथ देवदारू का प्रयोग करना है। गिलोय खाना है। शिला जत्तू का प्रयोग करना है। मुस्ता सत्तू का प्रयोग करना है। भिलावा, जहां जहां जरूरत है भल्लाता का, वो प्रयोग करना है। स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग करना है। धूमपान, शिरोविरेचन, नस्य, जहां पर जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो वहां शिरोविरेचन। गुल्म में पहले कहे हुए भेदक प्रयोगों का करना है। और उसी तरह से अग्निकर्म करना है तो गर्म लोह से अग्निकर्म, हेम मतलब चांदी के उससे शलाका से अग्निकर्म करना है। लवण से करना है, पत्थर से करना है। इससे ग्रंथि का भेदन करना है। गुल्म में जो कहा है वे मार्गज पदादशे अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, उस हिसाब से भेदन करना है। कफज गुल्म में सर्जरी बताया है, वैसे अगर हम करेंगे उसी तरह का यहाँ पे फॉलो करना है तो ये ग्रंथि है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसा बताया जी। इसका टीका पढ़ना है, इस साइड आके ऊपर देखिए 31 के नीचे वाला श्लोक का टीका पढ़िए मैम, सविता मैम। हाँ 30 हाँ। मूलकादि युषादिभि सक्षार दाडिम दाडिम गोधूमादि भोजनैः तथा पानैः ससिधु मधु शशार्करैः तथा सक्षौद्रैः वारुणी मंडैः मातुलुंग रसान्वितैः तथा त्रिफलाया प्रयोगैः इति आरभ्य यावत् तप्तायो हेमलवण पाषाणादि प्रपीडनैः दीर्घकाल स्थित ग्रंथि भिन्द्यात् इति अनुवर्त्य योज्यम। जी, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि मूलक आदि, मूलक लेना है, कुल्थी आदि का यूज में क्षार डालना है, यवक क्षार। इसी तरह से दाड़िम, गोधुम, गोधुम मतलब गेहूं आदि का भोजन के साथ लेना है। इसको जब पीते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से सिद्धू है, मधु शर्करा का पानी पीना है, शौद्र शौद्र वाला पानी पीना है। और उसी तरह से वारुणी मंड पीना है, मातुलुंग का रस लेना है। इनके साथ में त्रिफला का प्रयोग करना है। इसी तरह से अग्निकर्म करने के लिए तप्त हेम लवण मतलब तप्त अयो, अयो मतलब लौह, मतलब गर्म किया हुआ लोहा है, हेम है, लवण है, पाषाण है, उससे प्रपीड़न अग्निकर्म भी करना है और दबाना है। उससे दीर्घकाल स्थित ग्रंथि जो है वो भेदन हो जाता है। इस तरह से अनुवर्त करके योजना करनी है, ऐसा पता है जी। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ना है 32 33। अगर ग्रंथि शांत नहीं होने पे दाह अग्निकर्म और क्या करना है, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वर्षा मैम, विनीता मैम, जितेंद्र मिश्रा जी, कोई पढ़िए। जी सर। ग्रंथि शांत न होने पर दाह आभिक्रिया भी सिद्धा भी विविधा अभिबले स्थिता ग्रंथि पाषाण कठिनो यदि न नैव उपशाम्यति। जी, एक मिनट रुकिए। हाँ 33 का पढ़िए। अथश्च दाह क्षारेण शर्हे हेमना, हेम्ना अपि वाहित पाकिभिः पाचयित्वा वा पाटयित्वा तदम तम उद्धरेत। इन पूर्वोक्त दृष्ट फल नाना प्रकार की क्रियाओं के करने पर भी ग्रंथि दीर्घ काल के कारण बलवान तथा पत्थर के समान कठोर होने से शांत न हो तो इसका अग्नि से या क्षार से अथवा शर से या स्वर्णादि से दाह करना उत्तम है, अथवा पकाने वाली औषधियों से पकाकर चीर कर इस ग्रंथि को संपूर्ण रूप में बाहर निकाले। जी, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ये सब हमने लेप लगाया, अग्निकर्म किया, तब भी नहीं हो रहा है तो ऐसे हमने जो दृष्ट फल हमने देखा है कि ऐसे हो जाता है। इसके बाद भी जो दीर्घ काल तक ग्रंथि है वो बलवान है और पत्थर के समान कठोर हो गया है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसको अग्निकर्म डायरेक्ट करना है और शार कर्म करना है। तो शर मतलब पहले के जमाने में जो बाण होता था वो लोहे का बनता था और अलग अलग धातुओं से बनता था, उसको शर बोलते थे। या फिर स्वर्ण आदि से दाह करना उत्तम है।
अथवा पकाने वाली औषधियों से पकाकर चीर कर इस ग्रंथि को संपूर्ण रूप से बाहर निकालना है। तो पकाने वाली औषधियां, जैसे कल मनीषा मैम ने मेथी और हल्दी का लेप बताया था, तो वो पेशेंट को जो बाल तोड़ हुआ था एक घाव, तो इसी तरह से पकाने वाली और भी बहुत सारी औषधियां हैं, उनसे पकाकर फिर चीर कर ग्रंथि को संपूर्ण रूप से जड़ के साथ उसको निकालना है, ऐसे बताया। थैंक यू विनीता मैम, आप टीका भी पढ़ दीजिए जी। 32 आभि पूर्वोक्ताभि जी, कोई बोलना हाँ चाहते हैं? हाँ मैम, सर सॉरी, गुड मॉर्निंग सर। सर ये मुझे पूछना था कि डायरेक्ट दाह कर्म उस ग्रंथि पे सॉलिड वो कर सकते हैं सर? हाँ, सर कर सकते हैं ना। अगर ये सबसे नहीं हो रहा है तो इन्होंने बोला ही है ना कि ये सबसे नहीं हो रहा है, तो आप अग्नि कर्म करिए। अगर वो पत्थर की तरह बहुत हार्ड हो गया है तो सर जैसे ना देखो ब्रेस्ट कैंसर में एकदम सॉलिड वो दिखता है ना वहां पे मांस, स्तन विद्रदी हो जाता है, वहां पे नहीं बोला है। विद्रदी नहीं सर, कैंसर पेशेंट की गांठ सॉलिड ही रहती है ना, हार्ड मांस। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्तन विद्रदी में स्तन का जो गांठ होता है उसमें आगे आप देखिएगा बहुत जगह इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो वहां हम्म। पे अग्नि कर्म या कोई भी कर्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि प्रिकॉशन लीजिए, नहीं तो वो फट गया तो हाँ। एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेस्ट अच्छा। कैंसर में नहीं बोला है, बाकी ओके। जगह बोला है। थैंक यू। हाँ बोलिए मैम, विनीता मैम। आभि पूर्वोक्ताभि क्रियाभि सिद्धाभि सिद्धर्षि प्रणीत्वाद विषवादिनीभि तथा विविधाभि अनेक प्रकाराभि प्रयुक्ताभि बले स्थितो ग्रंथि दीर्घ कालानुबंधत्वात् अति प्रवृद्ध अतः एव पाषाण कठिनो यदि नैव उपशाम्यति अथ अनंतर अस्य दाह क्षारेण हित अग्निना शरे हेम्ना अपि वाहित अथवा पाकाभि औषध वाह्यांत शोधने पाटित्वा त ग्रंथि उद्धरेत। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। आप विनीता मैम, आप एमडी कर लीजिए अगले साल, 2024 का एंट्रेंस आप दे दीजिए। अभी तो आपको इतना संहिता आता भी है और आप पढ़ते रहती हैं, तो आपको निकालना इजी हो जाएगा। अभी आप देखिए मोनिका मैम और ये शशि मैम, सबका तो आपके इधर उत्तराखंड में जाके ये लोग एमडी कर रहे हैं, और आप तो उत्तराखंड से ही पढ़ी हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा मैम आपका। जी तो सर, कोशिश करूंगी, आपका हाँ, आशीर्वाद। और आप अभी छोटी बच्ची हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपका एज ज्यादा हो गया है। आप जाएंगी एंट्रेंस देंगी ना तो आराम से हो जाएगा आपका। हाँ, ठीक है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आभि पूर्वकता भी, मतलब आभि शब्द का मतलब है कि पहले जो कहे गए लेप वगैरह हैं, क्रिया भी सिद्धा भी, ये सब जब हमने किया और इससे हमें रिजल्ट नहीं मिला, सिद्धर्षि प्रणीतवादवे अविस्वादिनी भी, इन सब से जो कहा गया है उनसे नहीं हो रहा है, तथा विविधापि अनेक प्रकार वे प्रयुक्ता भी, अनेक प्रकार से हमने प्रयोग किया, बले स्थितो ग्रंथि दीर्घ कालानुबंधत्वात् अति प्रवृत्त अतएव पाषाण कठिनो यदि न उपशाम्यति। वहां पे बलवान रूप से ग्रंथि जो है दीर्घ कालानुबंधत्वात् मतलब चीरकाल से बहुत दिनों से है, और वहां पे दोष भी बहुत ज्यादा प्रवृत्त है। ऐसा जो पाषाण कठिनो, जो पत्थर की तरह कठिन है, न उपशाम्यति, वहां पे वो ठीक नहीं हो रहा है। अत अनंतर अस्य दाह शारेण हित, इसलिए अब इसके बाद में दाह कर्म अग्नि कर्म करना है और शार कर्म करना है। शारेण होता है तृतीय वचन, शार के साथ ये हितकारी होता है। अग्नि ना शरीर हिमना अपिवाहित, अग्नि कर्म करना है तो शर से करना है। शर मतलब बाण, बाण का जो मैंने बताया, जो अलग अलग धातु से बनता था या लोहे से बनता था। हेमन, हेम मतलब लोहा, लोह से भी लोह कर्म करना है, अग्नि कर्म करना है। वाहिता, वाह मतलब ऑप्शन। अथवा पाका भी औषधि, मतलब पकाने वाली औषधियां जो हैं, जो ग्रंथि को पका देती हैं। बाह्य अंतर शोधने, यहाँ पे बाह्य रूप से और अंतर रूप से शोधन कर देता है। और उसके बाद में पाचयित्व, पकाने के बाद, पाचयित्व ये क्रिया है, पकाने के बाद। पाटयित्व त ग्रंथि उद्धरित, फिर उसका पाटन करना है, सारे ग्रंथि के कचरा वचरा निकाल के फिर उसको अच्छे से हमें सुचरिंग वगैरह करना है। तो ऐसा उद्धरित, उस तरह से हमें ठीक करना है, ऐसा बताएं। कितना इजी है ये वाग्भट की टीका, वो भी आराम से पढ़ सकता है। चरक की थोड़ा डिफिकल्ट है, चक्रपाणी की, और गंगाधर की तो और मजेदार है। हम पढ़ेंगे,
टीका वाचन हम करते रहेंगे। 34 नंबर का ये श्लोक पढ़ दीजिए। ग्रंथि में रक्त मोक्षण। हमारे सर कैंसर के पेशेंट को जो भी रहते हैं ना, उनको रक्त मोक्षण जरूर कराते हैं। हाँ, वर्षा मैम आप पढ़िए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मोक्षयेद बहु शश्चास्य रक्तम उत्क्लेशम आगतम पुनश्च अपहृते रक्ते वात श्लेष्मजादिको पथ्यम नहीं औषधम वात श्लेष्मजादि दौषधम जी। वात श्लेष्मजादि औषधम। ग्रंथि विसर्प वाले इस रोगी के उत्क्लेशित हुए विकार करने के लिए तत्पर रक्त को बार बार रक्त मोक्षण करें। रक्त निकालने के उपरांत वात कफ नाशक औषधि बरतें। हाँ, वर्षा मैम आप भी कितनी इंटेलिजेंट है, आपको तो सब कुछ आता है, ये सब संहिता सब तो याद है आपको। आप भी एंट्रेंस दीजिए ना मैम, अगला साल वाला आपका आराम से हो जी जाएगा। सर, जी प्रणाम। कोशिश आपका करूंगी एक ही सर इस अटेम्प्ट बार में तो। क्या? जी सर, इस बार तो फॉर्म भरा था पर एग्जाम ही नहीं देने गई। नहीं, अभी आप 24 वाला आपका लिखा है नसीब में कि आपका 24 में हो जाएगा। आप केवल जाके पेपर लिख के आइए, आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आपको आता है, संहिता विहिता सब आता है, आप पढ़ती भी हैं इतना अच्छे से, हो जाएगा आराम से। जी ठीक। सर। तो इसमें ग्रंथि विसर्प है तो बार बार उत्क्लेशित हुआ, वो निकलना चाहता है दोष, ग्रंथि विसर्प में रक्त भी निकलना चाहता है। तो इसमें रक्त को बार बार रक्त मोक्षण करना है, बॉडी खुद हील होना चाहता है। बार बार रक्त मोक्षण करते हैं ना, तो वो दूषित रक्त निकलने से पूरा ये ग्रंथि ठीक हो जाता है, और बाद में रक्त निकालने के बाद वात कफ नाशक औषधियां बरतना है तो ठीक हो जाता है। इन्होंने गाइडलाइन दे दिया है कि ऐसे ऐसे करना है। इसकी टीका पढ़ते हैं 34। हाँ, पढ़िए 34 का टीका पढ़िए मैम, वर्षा मैम आप ही पढ़िए। मुझे तो सच में पूरा विश्वास है कि वीना मैम और विनीता मैम और आप वर्षा मैम, आपका एमडी में पक्का होने वाला है अभी 24 में। जी सर। अस्य ग्रंथेर अग्निंथ विसर्पवतो विकार करण क्या हुआ? मोक्षयेत अपहृत श्लेष्मजिद औषध तत्र हितम। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ग्रंथेर ग्रंथि विसर्पवतो, इसमें ग्रंथि है, ग्रंथेर विसर्पवतो मतलब ये विसर्प है, ग्रंथि विसर्प है। इसमें दोष उत्क्लेशित है, रक्त भी उत्क्लेशित है, निकलना चाहता है। तो आगत विकार करण प्रेरणुक उन्मुक्ता प्राप्त, मतलब वो उन्मुख है, निकलना चाहता है, उत्क्लेशित है रक्त। इसको बहुशो मोक्षित, बार बार रक्त मोक्षण करके जलौका लगाइए, सिरावेद करके निकालिए। तो इससे सच में कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। पुनश्च रक्त अपहृते, जब हमने रक्त निकाल दिया तो उसमें वात श्लेष्मादि औषध तत्रितम, वात और कफग्न चिकित्सा, वातग्न कफग्न औषधियों को देना है, तो वो ग्रंथि फिर से होने ही नहीं देगा, ग्रंथि पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा बताया। ग्रंथि विसर्प में वात और कफ का ही उसमें डोमिनेशन रहता है। आदित्य सर, आप अगर ये सब चीजें करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, आपके पेशेंट को रक्त मोक्षण करिए, कैंसर के पेशेंट को, तो ज्यादा फायदा होगा। आगे पढ़ते हैं, व्रण की सामान्य चिकित्सा पढ़िए कोई, कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए, शांत मत रहिए। शशि मैम आप पढ़ेंगी? वीना मैम आप पढ़ेंगी? कोई कोई लोग खाना बना रहे हैं। नवजोत कौर मैम आप पढ़ेंगी? आदित्य सर आप पढ़िए, सब लोग को सुनना है आज। प्रक्लिन्ने दाहपाकाभ्यां बाहांतर वर्णवती वर्णने, बाह्य अंतर व्रणवत, व्रण व्रण ऐसे बोलिए, बाहांतर व्रणवत किया क्रिया। दार्वी विडांग कंपिलके सिद्धम तेलम व्रणे हितम दूर्वास्वरस सिद्धम तु कफ पित्तोत्तरे घृतम क्लेद युक्त सब वील सब विसर्पों में
दाह और पाक होने पर बाहर और अंदर व्रण की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। दारू, हल्दी, वायबिडंग, कमीला, इनसे सिद्ध तेल व्रण वात प्रधान विसर्प में उत्तम है। कफ पित्त प्रधान विसर्प में दूर्वा कसवरस से सिद्ध घृत उत्तम है। जी देखिए, हमारा आयुष दर्पण का कितना ब्यूटी है ये लेक्चर का, कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आके ये सब पढ़ रहे हैं, व्रण, विसर्प, ये सब पढ़ रहे हैं, देखिए। और ये डॉक्टर को सब समझ भी आ रहा है, दाह क्या होता है, पाक क्या होता है। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर का इतना अच्छा संस्कृत उच्चारण कितना बढ़िया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जब क्लेद युक्त है, उसमें पानी आ रहा है, ऐसा विसर्प है, और वो पित्त वाला संप्राप्ति है, तो इसमें दाह और पाक हो रहा है। तो इसमें बाह्य और अंदर का जो व्रण है, उसमें व्रण की तरह चिकित्सा करना है। जो हमारा व्रण की चिकित्सा बताइए, सुश्रुत में भी बताइए और इसमें भी बताइए, पित्त वाले संप्राप्ति है। और इसमें दारू, हल्दी, वायुविडांग, कमिला, ये सारे शोथग्न भी है और कृमिघ्न भी है, और व्रण को भी नष्ट करने वाले हैं। इससे सिद्ध तेल व्रण में प्रयोग करना है, वात प्रधान में करना है, क्योंकि यहाँ वात प्रधान में रुक्षता रहती है, ड्राइनेस, हार्डनेस बहुत रहता है, इसलिए इसका प्रयोग करना है। और क्लेद है तो कहीं ना कहीं कृमि भी होगा, इन्फेक्शन भी होगा। और कफ पित्त प्रधान विसर्प में दुर्वा स्वरस से सिद्ध घृत उत्तम है। दुर्वा का भी कितना बढ़िया है, उससे सिद्ध किया हुआ घृत, दुर्वा घृत मिलता है, उसका प्रयोग करने के लिए बोला है। अब 35 नंबर का टीका पढ़ दीजिए कोई तो। कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोग को पढ़ना है, अर्थ मैं बताऊंगा। आदित्य सर आप पढ़िए सर। प्रकिल ने सर्वस्मिन् विसर्पे दाहपाकाभ्या चोपलक्षिते बाह्य अंतर व्रण वत्किया स्यात् तथा क्रिया नहीं है, क्रिया है वो, क्रिया। वत् क्रिया स्यात् तथा दावर्यादिभिः दार्व्यादिभिः, अच्छा दार तथा दार्व्यादिभिः सिद्ध तेल व्रणे हितम् वात प्रधाने विसर्प इत्यर्थान् दम्यते गम्यते, इत्यर्थात् इत्यर्थात् गम्यते। गम्यते तथा कफ पित्तोत्तरे विसर्प दुर्वा स्वरसेन पक्क घृत हितम। सर ये पक्व, पक्क घृत हितम पक सर नहीं, पक्व, पक्व बोलिए पहले, पक्व। अच्छा पक्व पक्व घृत हितम। हाँ, आप बोलिए सर आप। इसका अर्थ समझ में नहीं आया सर। दावर्यादि भी ये क्या दार्व्यादि है? मतलब दारू, हरिद्रा, विडांग और कंपिलक से सिद्ध अच्छा तेल। अच्छा जी हाँ सर। सर, आप अपने जो कलीग्स को बताएंगे कि मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, आयुर्वेद, और टीका पढ़ता हूँ, तो वो लोगों को कैसा लगेगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं। इसमें ऐसा बताया है कि प्रक्लिन्ने सर्वस्मिन, क्लिन्न मतलब वहां पे क्लेद है, बहुत पानी है, और वहां दाह और पाक है, ऐसा विसर्प है, मतलब पित्त की संप्राप्ति है वहां पे, पित्त का अनुबंध है। ऐसा जब हमें उपलक्षित है, ऐसा समझ आता है कि ऐसा विसर्प है, तो इसमें हमें बाह्य अंतर व्रणवत क्रिया से, ग्रंथि विसर्प ही है लेकिन वहां पे पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो बाह्य और अंतर व्रणवत क्रिया, जिस तरह से व्रण होता है जो हम चिकित्सा करते हैं, वो यहाँ पे चिकित्सा करनी है। उसी तरह से दार्व्यादि भी, आदि भी मतलब दारू, हरिद्रा, विडंग और कंपिलक से सिद्ध तेल है, व्रण में हमें लगाना है। और वात प्रधान विसर्ग इत्यार्थात गम्यते, वात प्रधान में ये करना है, दारू, हरिद्रा, विडंग और कंपिलक का। उसी तरह से तथा कफ पित्तोत्तरे विसर्पे, जो कफ और पित्त वाला जो है, उसमें दुर्वा स्वर से पक्व घृतम घृत हितम, दुर्वा स्वर से सिद्ध जो पकाया हुआ घृत है, दुर्वा स्वर से सिद्ध किया हुआ जो पका के घृत सिद्ध किया है, वो हितकारी रहता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सर आप बताते हैं कि कंपिला का क्रीमी में काम आता है। सर ये होता है कंपिलक क्या? कृमि में भी आता है, त्वचा में भी काम आता है, ग्रंथि में भी काम आता है, मेन सर वो ये कृमि है। पहचानता नहीं हूँ सर, ये क्या है ये? कंपिलक एक पाउडर टाइप रहता है सर, अच्छा अच्छा फोटो आप गूगल में सर्च कर दीजिए, कंपिलक का चूर्ण आता है जो कृमि को मारता है, जी आर्यवर्त सर। सर, कपिलावटी। हाँ वो जी। एक तरह का फल होता है सर, उसके बीज बाहर से वो पाउडर लगा होता है। जी अच्छा अच्छा जी। आप मैम फोटो निकाल के भेज दीजिए ना,
जी सर, उत्तराखंड में बहुत वो होता है, इसको लोकली रुइना कहते हैं। वो रेड रेड कलर के वो होते हैं, मतलब फल तो ग्रीन होता है, उसके बाहर से रेड रेड कलर का पाउडर टाइप में लगा होता है, तो वही कम्पिलक्रज होता है। ये क्रिमिग्न होता है। जी जी मैम जी। यहाँ पे क्योंकि क्ले दे तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया और वही इन्फेक्शन है, तो इसलिए ये चीज बताया, एंटीबायोटिक जैसा नेचुरल। हाँ, आप विनीता में आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए कोई। जी सर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। जी, अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। नमस्कार। प्रणाम सर।